आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पुनः। और आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपका जो दो टॉपिक है, जो दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और एक है आपका हेक्सर ओलिन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये दोनों टॉपिक में आमतौर पर अक्सर स्टूडेंट्स और टीचर दोनों कन्फ्यूज रहते हैं। कारण क्योंकि उसमें जो टूल का उपयोग किया गया है उस टूल के बारे में ना पहले टीचर्स पढ़ते हैं और ना ही स्टूडेंट पढ़ पाते हैं। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, या फिर हेक्सर ओलिन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का उपयोग है। तो कुछ लोग उसको डायग्राम को रट जाते हैं, कारण क्योंकि उसमें जो उपयोग किया गया है पॉसिबिलिटी कर्व का उसके बारे में वो नहीं सीख पाते हैं। उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स ऑडिटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी ऑप्शनल पेपर की तैयारी करते हैं, उसमें जो है दो टॉपिक्स इंटरनेशनल ट्रेड का, एक है हेक्सर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और एक आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये दोनों टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से क्वेश्चन पक्का आएगा। और इसमें अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इंटरव्यू का चेक पूछेगा, इंटरव्यू पक्का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस चीज को समझने के लिए आपको एक टूल की जरूरत है, टूल की समझने की जरूरत है। उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सामान्यतः जनरली पीपीसी से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आपका अभी तक नहीं पूछा गया है बीपीएससी में, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि अब सिस्टमेटिकली इसका टूल नहीं समझ पाते हैं, इसी इसमें जो यूज किया गया टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते, इसलिए इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप पहले पीपीसी को पढ़ें और पीपीसी के पूरे बेसिक कंसेप्ट को समझें तो आपका जो दोनों टॉपिक्स है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कि आपको जो है जो दो टॉपिक्स है, मैं बता दूं आपका जो दो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। आपका जो दो टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिकली जो पढ़ना, वो है आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डो का इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी, या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जिसे हम लोग कहते हैं। और जो दूसरा थ्योरी है वो आपका हेक्सर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन दोनों को समझना है और ये दोनों बहुत ही वीवीआई है पेपर 1 में, दोनों के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी और आपका ऑडिटर के लिए भी। थोड़ा सा इसमें ग्राफिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल्स पेपर्स है। चूंकि है क्या कि दोनों थ्योरी किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, उनके हिसाब से सही है। लेकिन याद रखिए इकोनॉमिक्स में जो भी थ्योरी दी गई है वो कुछ न कुछ एजम्पशन पर आधारित है। अगर आपका एजम्पशन फेल तो थ्योरी फेल, याद रखिए। तो हम लोग आज वो टूल आपको सिखाएंगे जिसके माध्यम से आप दोनों थ्योरी को आसानी तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। वो इस तरह का ग्राफ आपको निकल के आएगा, मैं आपको बताऊंगा। वो ग्राफ आपको इस तरीके से ड्राइव करके आएगा, मैं पूरे ग्राफ को बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन जो है एक्सप्लेन किए हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को। किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन मुख्य समस्याएं होती है। किसी प्रोड्यूसर के सामने तीन समस्याएं होती है। पहली समस्या व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी समस्या हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी समस्या फॉर टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। और क्या उत्पादन करें में दो तरीके, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीज होती है, प्रोडक्शन करने का दो तरीका। एक है जिसे हम लोग कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक,
एक है जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उत्पादन का वह तरीका जिसमें श्रम का उपयोग अधिक हो और मशीन का उपयोग कम हो, उसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और उत्पादन का वह तरीका जिसमें पूंजी का उपयोग यानी कि मशीन का उपयोग ज़्यादा हो और लेबर का उपयोग कम हो, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब आज के डेट में जान रहे हैं कि हर लोग जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपना रहे हैं, जिसके कारण देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहे हैं। मैकेनाइजेशन के कारण हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेबर और कैपिटल का, तो प्रोडक्शन फंक्शन में आप पढ़ते हैं कि यदि लेबर हमारे पास बहुत है लेकिन कैपिटल जीरो है तो उत्पादन जीरो हो जाएगा। और अगर हमारे पास पूंजी बहुत है, मशीन बहुत अच्छा है, लेबर नहीं है, लेबर जीरो है तो उत्पादन जीरो हो जाएगा। यानी दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसी क्रम में और एक है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि हम जहाँ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और अपनी वस्तुओं को बेचेंगे वहाँ पर किस तरह के कंज्यूमर्स हैं, किस तरह के आपका जो है हमारे खरीदार हैं, किस तरह के बायर्स हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है। इसी क्रम में जो हमारा पीपीसी जो है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसका डेफिनेशन मैं बता दूं, आप लिख सकते हैं, एक लाइन का डेफिनेशन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस इन द गिवन रिसोर्सेज। याद रखिए एक सेंटेंस में, क्योंकि अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज दिया हुआ है, एजम्पशन है। पहला एजम्पशन कि अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज दिया हुआ है, इसका एजम्पशन मैं लिखा दूंगा आगे सिस्टमेटिकली। दूसरा एजम्पशन इट इज बेस्ड ऑन टू गुड्स। तो कहिएगा सर दो गुड्स थोड़ा होता है, दो गुड्स से देखिए गुड्स तो बहुत सारा होता है, लेकिन थ्योरी को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए जूम कर लिया गया है कि जो दो गुड्स, जैसे जब भी हम बात करते हैं, अगर हम इंडिफरेंस कर्व में ही बात करते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन टू गुड्स, तो दो गुड्स नहीं है, गुड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है ना, गुड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब है तीसरा कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब हमारा जो टेक्निक है ड्यूरिंग प्रोडक्शन चेंज आपका नहीं होगा। रिसोर्सेज कांस्टेंट पहला, दूसरा कि जो हमारा ये मतलब कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, तीसरा आपका कि हमारा इट इज बेस्ड ऑन टू गुड्स, या दो वस्तुओं पर आधारित है। और आगे जब पढ़िएगा रिकार्डो थ्योरी और इंटरनेशनल थ्योरी तो वो भी एजम्पशन पर आधारित है, वहाँ भी ये सब चीज़ बताएंगे आपको, तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अगर बिना इसे पढ़े उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए तो रट सकते हैं, कभी समझ में आएगा नहीं। अगर आपको रिकार्डियन थ्योरी इंटरनेशनल को समझना है तो आपको पीपीसी को समझना पड़ेगा। और जब पीपीसी समझ लेते हैं तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और हेक्सर होलिन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअल वे में हम समझा पाएंगे और आप समझ पाएंगे। या कहीं भी पढ़ें, जहां भी पढ़ते हो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए देखिए हर चीज का पढ़ने का तरीका है। पेपर 1 में सबसे लास्ट में दिया होगा ये टॉपिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, लेकिन ये जो पीपीसी है वो माइक्रो का पार्ट है। तो मैं पहले कह रहा, जब आप सिस्टमेटिक पढ़ते हैं चीज़ों को तभी आपको जो है इकोनॉमिक्स समझ में आता है और आसान हो जाता है। आप सिस्टमेटिक पढ़ते जाएं, आपका पेपर आसान होते चला जाएगा। क्वेश्चन वही ने पूछेगा जो सिलेबस में है, तो सिलेबस को बारीकी से पढ़ें, सिस्टमेटिक पढ़ें, तभी आपको चीज़ों को समझ में आपको आएगी। चलिए मैं आपके लिए तैयार कर दिया, थोड़ा सा है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने जो बताया, क्या बताया देखिए, इसका और अलग अलग नाम है, वो नाम्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसका नाम है, अब देखिए क्या है, पीपीसी। देखिए पीपीसी का कुछ और नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, है ना। चलिए मैं बताता हूं, यहाँ आइए। जो कर्व है ना, हम लोग को बेसिकली जो पढ़ना है, अभी जो सीखना है, तो क्या सीखना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। कर्व को हम लोग, यानी हम नहीं, मैथमेटिक्स में फ्रंटियर भी कहा जाता है। तो जो पीपीसी है इक्वल टू पीपीएफ हो गया, है ना। यानी कि क्या हो गया,
पीपीएफ मतलब इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन, है ना, पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, नोट कर लीजिए, समझिए चीजों को बढ़िया से। नोट कर लिए, फिर वापस आइए, देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। क्या बोलेंगे बाबू? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, सब नाम है, पीपीबी और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ये सब नाम है। क्या है? एक कर्व है, यानी कि पीपीसी एक कर्व है विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स which can be produced within the given resources and technology in a geographical bस इतना ही रखिए याद, ठीक है। उसी का हिंदी में है, देखिए बस हमको सीखना यह है कि जो क्या है, एक वक्र है, पीपीसी एक वक्र है जो दो वस्तुओं की मात्रा के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों में किया जा सकता है। यानी शॉर्ट में कहें तो पीपीसी क्या है? पीपीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, दो वस्तुओं का संयोग है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधन में और टेक्नोलॉजी में प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आगे हम बात करेंगे बहुत सारी बात, जैसे जो बातें मैंने कहा उसको मैंने एक एग्जाम्पशंस को रूप में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में बता दिया, तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता भी है, क्यों नहीं पूछेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि इधर रिसोर्सेज कैन बी यूज, है ना, कि अर्थव्यवस्था में देखिए ओनली टू गुड्स है, इट इज बेस्ड ऑन टू गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एक तरफ कंज्यूमर गुड्स ले लिया गया है, एक तरफ कैपिटल गुड्स ले लिया गया है। अब याद रखिए, आप लोग बहुत सारे पार्ट इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे कि अगर हमारा दो गुड्स है ना, दो गुड्स का उत्पादन करना, रिसोर्सेज कांस्टेंट है, अगर एक का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। एग्जांपल समझिए, जैसे आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉकेट में जो मनी है कांस्टेंट है, बहुत रिसोर्सेज कांस्टेंट है, और आप मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको सामान खरीदते हैं, तो आप घर में सोच के गए थे इतना सामान इतना हम पैंट लेंगे, इतना हम शर्ट लेंगे, लेकिन कहते नहीं शर्ट हम ज़्यादा लेंगे, तो यदि हम शर्ट ज़्यादा लेंगे तो पैंट को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कांस्टेंट है। उसी तरीके से अगर मान लिया कि आपके पास 500 रुपया है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो पहले मान के चले थे इतना हम एक खाएंगे, इतना हम एक खाएंगे, दो गुड्स, अगर एक कहता है हम एक अमाउंट ज़्यादा खाएंगे, दूसरा क्या करना पड़ेगा? हम करेगा कम करना। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये पास रिसोर्सेज कांस्टेंट है। तो जब रिसोर्सेज कांस्टेंट हो दिया हुआ और ये मान लिया गया है उस रिसोर्सेज को दो ही चीज़ में खर्च करना है, दो ही चीज़ में उपयोग करना है और बचाना भी नहीं है, पूरा खर्च कर देना है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो एक एजम्पशन है कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध संसाधन है उसको पूर्ण उपयोग करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब पूरा उपयोग करना है। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक एजम्पशन है कि जो हमारा रिसोर्सेज है उसको इफिशिएंटली हम उपयोग करेंगे, उसको हम लोग ऑप्टिमली उपयोग करेंगे। क्लियर? तो देखिए इस तरह से ये सारे एजम्पशन हैं। सप्लाई फैक्टर्स आर फिक्स्ड, जो सप्लाई फैक्टर्स है हमारे रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है, और बट दे कैन बी रीएलोकेटेड। रीएलोकेटेड मतलब इसको कम बेसी किया जा सकता है ना, हम आगे आपको डायग्राम से बता देंगे। इकोनॉमी रिसोर्सेज आर फुल्ली इम्प्लॉयड एंड टेक्निकली इफिशिएंट, अर्थव्यवस्था में संसाधन पूरी तरीके से नियोजित और तकनीकी रूप से कुशल है ना। ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, समय है तो लिख लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं वक्त, आप इसी तरीके एक्सप्लेन कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आप पीपीसी को कैसे लिखिएगा? तो ओनली टू गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सैमुअल्सन ने कहा, हम तो बता रहे हैं, याद रखिए। ये मॉडल मेरा नहीं है, ये मॉडल आपका नहीं है, मॉडल जिनके द्वारा दिया गया है उन्होंने जो जो एमिशंस लिए कि उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पीपीसी है क्या, है ना। क्योंकि आगे जब थ्योरी पढ़िएगा इंटरनेशनल ट्रेड का तो उसमें देखिएगा टू गुड्स पे आधारित है, टू गुड्स टू कंट्री, हम आगे आपको बताएंगे जब थ्योरी बताएंगे तब। The same level है ना, the same level resources can be used in production, produce either both of the goods and can be shifted freely between them.
है ना। मतलब एक दूसरे को फ्रीली एक दूसरे से शिफ्ट कर सकता है। नोट कर लिए हो तो हम लोग आगे बढ़ें, बस इतना ही है, बस बाकी सारा कुछ हमको खुद करना होगा। एक मिनट बाबू। देखिए, ये आपका एक टेबल है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना तालिका कहते हैं इसे। बेसिकली मैंने कहा इट इज बेस्ड ऑन टू गुड्स, मैंने नहीं कहा, सैमुअल कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन टू गुड्स, यह दो गुड्स पे आधारित है। मान लिया गुड्स एक्स है, गुड्स वाई है। एक को अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स है ना, जैसे जो एग्जाम्पल दिया जाता है, एक है ब्रेड का और एक है गन का, या गन का और ब्रेड का, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, है ना। गन को कैपिटल गुड्स माना गया है और ब्रेड को जो है कंज्यूमर गुड्स माना गया है। या एक तरफ मशीन ले सकते हैं, एक तरफ बटर ले सकते हैं, इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए क्या देख रहे हैं कि अगर हम पूरा का पूरा रिसोर्सेज लगा दें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी यहाँ पर एक जो बनेगा उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है? तो पहला पॉसिबिलिटी है अगर हम पूरा का पूरा रिसोर्सेज किस पे लगा दें, पूरा का पूरा रिसोर्सेज लगा दें गुड्स वाई पर, तो हमें ये 15 यूनिट वाई होगा। जब ये क्या होगा? 0x क्या होगा? जब 0x हमारा होगा तो 15 वाई होगा। पूरा पूरा अगर हम लगा दें किस पर? वाई पर, तो मैक्सिमम हम 15 यूनिट वाई का उत्पादन कर सकते हैं। जब हमें जीरो, यानी कि हम जीरो अमाउंट ऑफ एक्स का उत्पादन कर सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इसको हम बढ़ाएं, यानी जो भी गुड्स है कि हम इसको 1 यूनिट को बढ़ाएं, तो ये क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज हमारा कांस्टेंट है ना। अगर और हम बढ़ाते हैं तो और कम करना पड़ेगा, और हम बढ़ाते हैं तो हमको और कम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम करना पड़ेगा, है ना। और आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि पहले हम 1 शिफ्ट किए, फिर 2 हम सेक्रीफाइस किए, फिर 3 किए। ऐसा इसलिए होता है कि जितना इफिशिएंटली ये इधर काम करेगा उतना इफिशिएंटली इधर काम नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा? एज द रिसोर्स है ना, एज वी आर शिफ्टिंग द रिसोर्सेज टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, जैसे ही हम जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा वाई का उत्पादन क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी कि अगर ब्रेड पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो गन का कम करना पड़ेगा। या देखते होंगे पाकिस्तान गन पर ज़्यादा ध्यान देती है तो लोग खाने पीने पे कम खर्च करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब रिसोर्सेज कांस्टेंट हो और दो वस्तुओं पे उपयोग करना है, तो जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका क्या करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कांस्टेंट है। ये जो पीपीसी सेट बना है इसी को हम ग्राफ पे बता सकते हैं। देखिए ऐसे ले लीजिए और ऐसे लीजिए, इधर x है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये क्या है? ये बेसिकली x है, x ना है, x लिख दीजिए, x हमें आसानी होगा। और इधर आपका 15 तक है, तो 15 तक है तो आप 1 करके भी ले सकते हैं, 2 करके भी ले सकते हैं। चलो 1 करके ले, समझने ज़्यादा क्लियरिटी होगा आप लोग, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 12 13 14 और 15। भाई ये क्या है? तो इधर हम लोग
गुड्स एक्स लेते हैं, इधर हम लोग गुड्स वाई लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम आराम से देखते हैं कि यदि पूरा का पूरा रिसोर्सेज हम वाई पे लगा दें तो जब ये 0 होगा, यानी जब यहाँ पर होगा तो कितना होगा, 15 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, है ना, क्या देख रहे हैं, ये हमारा होगा 0 अमाउंट ऑफ एक्स और 15 अमाउंट ऑफ वाई। उसी तरीके से अगर हम बढ़ाते हैं, यानी कि एक का उत्पादन बढ़ाते हैं, तो हमें वाई क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखिए ये बढ़ेगा, इस तरह से लेते हैं। देखिए इसको अगर हम बढ़ाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम और x बढ़ाते हैं, यानी x का उत्पादन ज़्यादा करते हैं, तो देखिए अगर x का उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो हमारा 14 है, 14 के बाद 12 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे होगा। देखिए ना, उसी तरीके से और अगर हम बढ़ाएंगे, 3 लेंगे, तो लीजिए 3 लेते हैं इसको, 3 तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, है ना, 9 होगा। नाइन है ना। उसी तरीके से और लेंगे, यानी कि 4 लेंगे तो हमारा 5 होगा। तो चलिए लेते हैं, 4 है, 5 है, और फिर 5 है तो 0 है। देखिए 5 है तो हमारा 0 है, यानी कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। जो जो लिए थे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिए थे, देखिए यहाँ पर 1x है, 14y है, तो लिख दीजिए 1x और 14y। उसी तरीके से, है ना, 2x और 12y, यहाँ लिखेंगे 2x और 12y, फिर 3x और 9y, है ना, 0 हो गया, 1x 14y हो गया, 2x 12y हो गया, और उसके बाद ठीक है यहाँ पे हो जाएगा 4x और 5y, और फिर लास्ट में 5x हमारा 0 है, यहाँ लिखेंगे 5x और 0y। क्लियर। अब जो है इसको क्या कीजिएगा, फ्रीली पूरा मिला दीजिए, यानी कि इसको आप इस तरीके से मिलाइए। एक कलर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कीजिए। अब यहाँ पे नाम दे सकते हैं, नाम देना है तो, है ना, क्या हो गया, A B C D E F, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया PPC, प्रोडक्शन पोर्सिलिटी कर्व, ये आपका तैयार हो गया पूरी तरीके से। अब देखते होंगे, आगे हम ले चलते हैं, आपको हम फिर से वापस लाएंगे। देखिए यानी ग्राफ आपका ऐसा तैयार हो गया, इसी तरह का चीज़ आपको मिलता है। लेकिन देखते होंगे जब पढ़िएगा तो PPC ऐसा भी रहता है, वो ऐसा कब होगा वो भी आपको हम डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसा है और ऐसा इस तरह से डायग्राम मिलता होगा इंटरनेशनल ट्रेड में, तो ये सब आपको क्लियर होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है PPC, इसको हम लोग कॉन्केव कहते हैं। कॉन्केव क्यों होता है, कन्वेक्स कब होगा, कांस्टेंट कब होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पीछे ये आप नोट कर सकते हैं डायग्राम को, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो हमारा जो एजम्पशंस है उसके हिसाब से आपका जो है एक क्लियर आपको पूरी तरीके से हो गया होगा कंसेप्ट कि PPC ऐसा होता है। अभी इसको हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ बताते हैं आपको हैं।
देखिए ए आपका यहां से लेते हैं, बन गया पीपीसी, है ना। यहाँ ए है, यहाँ बी है, एक्स है, यहाँ वाई है। अब जो ये जो पीपीसी का अंदर वाला एरिया है, अंदर वाला एरिया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन। मैथ्स में पढ़े होंगे फिजिबल रीजन, और इसके बाहर वाले भाग को हम लोग कहते हैं नॉन फिजिबल रीजन। नॉन फिजिबल रीजन, फिजिबल मतलब पॉसिबल, मतलब हम यहाँ पर कहीं पे भी रह के प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन का एरिया है। यानी देखिए हम वापस ले चलते हैं, यानी ये जो बन के आपको आया ये आपका पीपीसी था। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये आपका है पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर। तो इसके अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन, और बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे, नॉन फिजिबल रीजन। देखिए बाहर वाले भाग को कहेंगे नॉन फिजिबल रीजन। क्लियर। तो इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, वो भी आपको बता देता हूं, और इसको काफ़ी एक लेक्चर और होगा, तो पूरे दोनों लेक्चर के बाद आपको जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। लेकिन अभी मैं प्रॉपर्टी बताता हूं, यहां तक समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी या प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी की विशेषताएं, पीपीसी की विशेषताएं, है ना। पीपीसी की विशेषताएं नंबर 1 लिखिए। क्या लिखिएगा, देखिए ये आपका है ना, तो लिखिए पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोप। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोप which is left to right. PPC is downward slope. PPC is downward slope which is left to right. Which is left to right. है ना। क्या मतलब, PPC यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का स्लोप नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है ना, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है। अब देखिए बाबू ये डायग्राम देखिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, एक्स है, वाई है। तो मेरा हाथ देखिए, अब मैं इधर घूम जाता हूँ, ए राइट है, ए लेफ्ट है, देखें। तो पीपीसी क्या है, देखिए ऐसे ग्राफ बनाए थे। देखिए क्या आइए पास आते हैं, वापस आते हैं। पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप है। पीपीसी के स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, राइट लेफ्ट है। देखिए विच इज डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट, है ना, विच इज लेफ्ट टू राइट, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई है। यही प्रॉपर्टी पहला इसका है ना, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। समझ गए। देखिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। पीपीसी के स्लोप डाउन मतलब नीचे, वार्ड मतलब ओर, इसका स्लोप नीचे की ओर होता है, इसका ढालान नीचे की ओर होता है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है। नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए। फिर वापस आते हैं यहाँ पे, समझिए क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि जब हमारा ए बढ़ रहा है तो ए घट रहा है। तो जो गुड्स एक्स और गुड्स वाई है, दो हमारा जो गुड्स है, दोनों में जो संबंध है वो इनवर्स संबंध है। क्या संबंध है, इनवर्स है। तो लिखिए देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। वस्तु एक्स और वस्तु वाई में
ऋणात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध होते जिसको हम डील कर रहे हैं वो दोनों वस्तु में संबंध कैसा है, देखिए दोनों वस्तु में संबंध ऋणात्मक है। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, क्लियर। अब है मान लीजिए ए है ना, ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है। तो यदि है क्या कि मान लिया हम यहाँ थे, इतना अमाउंट क्या, इतना अमाउंट एक्स थे, इतना अमाउंट वाई थे। अब यदि क्या है, हम चाहते हैं कि इसको उत्पादन बढ़ाएं, किसका, एक्स का। तो यदि एक्स का उत्पादन बढ़ाएंगे, है कि नहीं, यदि एक्स का उत्पादन क्या करें हम, बढ़ाएंगे, यानी एक्स 1 करेंगे, ये बढ़ाएंगे यानी प्लस करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कांस्टेंट है ना, हमारे पास रिसोर्सेज हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा होगा। अब इधर आप डायग्राम जब लिखते हैं तो जो है, यानी कि इधर गुड्स एक्स हो गया और इधर आपका गुड्स वाई हो गया, क्लियर। तो हम देखते हैं कि दोनों वस्तुओं के बीच में जो संबंध है ना, इन्वर्स है, रिसोर्सेज कांस्टेंट है। देखिएगा, हम इसलिए बता रहा हूं कि जब हम उत्पादन करते हैं, किसी देश के पास रिसोर्सेज कांस्टेंट है और जो जिस काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो उसको पूरा रिसोर्सेज उसी में लगा देना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कब होता है ना, जब कंपैरेटिवली किसी कंट्री को फायदा होता है। यद्यपि हम दोनों काम कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा भी सकते हैं, हम आपको टाइपिंग भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम पढ़ाते हैं, टाइपिंग कोई और करता है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज मेरा कांस्टेंट है, या तो हम पढ़ाएंगे या तो टाइप करेंगे। इससे बढ़िया हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाने में बेनिफिट हमको ज़्यादा है, जितना देर में कम टाइप करेंगे उससे कम पैसा में मेरा टाइपिंग होकर तैयार हो जाता है। ये बेसिक फंडा है, हम आगे जब इंटरनेशनल ट्रेड बताएंगे, क्योंकि हम जो पीपीसी पढ़ा रहे हैं उसका उपयोग क्या है, तो आगे हम जो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे उसमें है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्लियर। और लिख लीजिए तीसरा प्रॉपर्टी, द शेप ऑफ पीपीसी, the shape of PPC is concave to the origin. The shape of PPC is concave to the origin. इसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ते थे ना, तो ये कॉनकेव है ना। लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिए पीपीसी का शेप यानी आकार क्या होता है, कॉनकेव होता है, यानी अवतल। ये अवतल है, पीपीसी का शेप क्या है, कॉनकेव है। देखिए पढ़ते थे ये सब चीज, याद कीजिए, अब पक्का पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। ये क्या है, कॉनकेविटी दिखाता है ना। द शेप ऑफ पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन, नॉट शॉर्ट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर इसको लिख देते हैं तो आराम से एकदम रटना नहीं पड़ेगा। द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। The shape of PPC is concave to the origin. PPC का शेप क्या होता है, कॉनकेव होता है ना। PPC का शेप क्या होता है, कॉनकेव होता है। नंबर 4, नंबर 3 होगा ये। नंबर 4 में लिखिए, नंबर 4 में लिखिए नंबर 4 लिखिए। देखिए बाबू, डायग्राम फिर से मैं बना रहा हूं, बार बार डायग्राम बनाता हूं ताकि आप भी मेरे साथ बनाएं। इसको बोलते हैं ए और बी है ना, तो लिखिए दोनों में बता देता हूं। इसको हम लोग अभी बताए थे भी आपको, फिजिबल रीजन, और इसको बोलते हैं नॉन फिजिबल रीजन, है ना, नॉन फिजिबल रीजन। तो लिखिए एरिया इनसाइड पीपीसी, एरिया इनसाइड पीपीसी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, एरिया इनसाइड पीपीसी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, एंड एरिया बियॉन्ड पीपीसी और आउटसाइड पीपीसी इज कॉल्ड नॉन फिजिबल रीजन, है ना। पीपीसी के अंदर वाले क्षेत्र को, ये क्षेत्र है ना, पीपीसी के अंदर वाले क्षेत्र को, अंदर वाले एरिया को क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल मतलब पॉसिबल। और पीपीसी के बाहर वाले
और पीपीसी के बाहर वाले क्षेत्र को, एरिया को क्या कहते हैं? नॉन फीजिबल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फीजिबल रीजन कहते हैं। क्लियर? नॉन फीजिबल रीजन कहते हैं। डायग्राम बनाते चलिए। देखिए अब इसमें है डायग्राम का पूर्ण उपयोग है। अब जिस टॉपिक में डायग्राम का उपयोग होगा उसमें डायग्राम पूरा डालिए, और जिसमें डायग्राम दो ही जरूरत है और आप लोग जो है 25 को डाल देते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। डायग्राम उतना ही डालिए जितना उपयोग है। किसी किसी चैप्टर में डायग्राम भरपूर है, जैसे पीपीसी हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया, आइसो क्वांट हो गया, है ना, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया। बहुत सारे चीज में डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग जबरदस्ती डायग्राम डाल देते हैं। डायग्राम से कुछ होने वाला है नहीं। कंसेप्ट बताइए, यानी कि चीजें जो कही गई है। याद रखिए इकोनॉमिक्स में हर मॉडल किसी न किसी इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो ये बातें उनके हिसाब से सही है। अगर आपके अंदर क्षमता है तब इसे क्रिटिसाइज कीजिए, और क्रिटिसाइज करने के बाद सॉल्यूशन दीजिए। अगर आपकी सॉल्यूशन दुनिया मानती है तो आपका भी नाम आएगा सामने। क्लियर? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 नंबर एक और है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो अभी ये फिर से मैं बनाता हूं। जैसे अभी हम आपको बताए थे ना, एक है, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी, यहां भी देते हैं एक पॉइंट एच, है ना। तो कोई भी पॉइंट देखिए, कोई भी पॉइंट जो पीपीसी पर है, कोई भी पॉइंट जो पीपीसी लाइन पर है ना, या पीपीसी के अंदर है। एक और पॉइंट दीजिए बाहर में, इसको हम लोग कहते हैं के, है ना, क्या कहते हैं? के। तो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंदर है या पीपीसी लाइन पर, ध्यान रखिए, कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंदर है, पीपीसी यानी कि आपके पास एरिया यहाँ पर है, आप मान लीजिए खेत का एरिया आपका है, आप या तो यहाँ पे हल चला सकते हैं या तो यहाँ चला सकते हैं, यहाँ बाहर नहीं चलाना है, यानी कि यही आपका बाउंड्री है। यहाँ कुछ भी करिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये हमारा इंडिया का बॉर्डर समझ लीजिए। लेकिन इसके बाहर जाएंगे तो दिक्कत वाली बात है ना। क्या है? दिक्कत वाली बात है। तो लिखिए एनी पॉइंट, दोनों भाषा में बोल देंगे। लिखिए एनी पॉइंट विच इज, या एनी पॉइंट, एनी कॉम्बिनेशन, एनी पॉइंट विच इज आइदर ऑन पीपीसी। देखिए एनी पॉइंट विच इज आइदर ऑन पीपीसी और इनसाइड पीपीसी। एनी पॉइंट विच इज आइदर ऑन पीपीसी और इनसाइड पीपीसी इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इज कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। एनी पॉइंट विच इज आइदर ऑन पीपीसी और इनसाइड पीपीसी is called attainable combination, and point which is outside PPC is called unattainable combination, लेके कोई भी बिंदु या संयोग कहते हैं, कोई भी बिंदु या संयोग, आप संयोग उपयोग कीजिए, कॉम्बिनेशन को कहते हैं। कोई भी बिंदु या संयोग जो या तो पीपीसी लाइन पर है, या पीपीसी के अंदर है, या पीपीसी के अंदर है, उसे अटेनेबल कॉम्बिनेशन, है ना। अटेनेबल मतलब प्राप्त करने वाला, यानी जिसे क्या है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन, उसे अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और कोई भी बिंदु जो पीपीसी के लाइन के बाहर है, उसे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, है ना, उसे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है।
कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। देखिए बोर्ड पे देखिए, व्हाइट कलर लेते हैं। ए वाला, ए वाला कुछ भी है, ए हो, ए हो या फिर ए हो, है ना। ये क्या है, ये सब जो है क्या है, अटेनेबल है, जिसे प्राप्त किया जा सके। और ये जो है क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अनअटेनेबल। क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल कहेंगे। समझ गए। ये आपका ये सब चीजें गुड्स वाई है, गुड सेक्स है। क्लियर, समझ गए, समझ गए चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए, देखने में लगता है डायग्राम बहुत उल्टा, जब आप चीजों को समझते हैं तो डायग्राम आपको आसान हो जाएगा। अब आगे मैं बता दूं कि कुछ एक और मैं लेक्चर दूंगा इस पर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ और बातें मैं बता दूं। जैसे देखिए, ये पे है ना, इस तरह का डायग्राम है, तो ये यहाँ पर अगर है ना, यहाँ पर रखें तो यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, या अगर यहाँ पर हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। याद रखिए, यानी क्या बताता है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, या क्या बताता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि यहाँ पर है, यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हम लोग पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में पीपीसी को बढ़ाने की संभावना होती है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये टॉपिक को हम एक लेक्चर और देंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज यहीं तक रखिए, फिर मैं मिलता हूँ। थैंक यू।